नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। अगले 4 दिनों तक जबरदस्त सियासी लड़ाई का स्टेज सेट हो चुका है। विप निकल चुका है। कल राज्यसभा से जंग की शुरुआत होगी, उसके बाद लोकसभा की तरफ फोकस शिफ्ट होगा। दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को पास होने में नंबर की कोई अड़चन ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट भी सबको मालूम है। दरअसल सारा खेल नैरेटिव सेट करने का है। मोदी के विरोधी 10 अगस्त तक हर दांव चलेंगे। मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को करीब से जानने वाले कहते हैं कि सियासी स्टेशन पर मोदी की गाड़ी सबसे आगे खड़ी होती है। आज मोदी ने ऐसा क्या किया कि उनकी पार्टी ने 500 से ज्यादा सीटों पर लीड बना ली? मोदी ने ऐसा कौन सा कैलकुलेशन लगाया जिसे विरोधी कैंप समझ ही नहीं पाया? अंदर की बात पूरी खबर के साथ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चौबीस के लिए ट्रेन निकलने वाली है। ग्रीन सिग्नल हो गया है। सीटी बज चुकी है। मुसाफिर कृपया बैठ जाएं। यात्रीगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो चूक गए उनके लिए लास्ट चांस है। जो ट्रेन में आ चुके हैं वो भी सावधानी बनाए रखें। जो ट्रेन से उतर चुके हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। विरोधी अभी वेट करें क्योंकि नरेंद्र मोदी की ट्रेन मंजिल की ओर बढ़ चुकी है। 24 वाली ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज नई दिल्ली में पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कई स्टेशनों से होकर गुजरना है। विकास स्टेशन, वेलफेयर स्टेशन, डीबीटी स्टेशन, हिंदुत्व स्टेशन, राम मंदिर स्टेशन, ज्ञानवापी स्टेशन, राष्ट्रवादी स्टेशन, ओबीसी कल्याण स्टेशन, किसान सम्मान स्टेशन। प्रधानमंत्री ने 508 स्टेशन सिलेक्ट किए। नरेंद्र मोदी सबका कायाकल्प करेंगे। 508 स्टेशन का रेनोवेशन, 25,000 करोड़ का बजट, फैसिलिटी फर्स्ट क्लास वाली, डिजाइन भारतीय संस्कृति वाली और टारगेट विकसित हिंदुस्तान बनाने वाला। नरेंद्र मोदी ने 27 राज्यों में एक साथ प्रोग्राम किया। मंत्री बुलाए, मुख्यमंत्री बुलाए और सांसदों को फर्स्ट लाइन में बिठाकर मोदी ने बड़े काम का श्री गणेश किया। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर तत्काल काम शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर दरभंगा तक, महाराष्ट्र के गोंदिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट के लमडिंग तक और आंध्र प्रदेश के गुंटूर से लेकर जम्मू कश्मीर के जम्मू तक रेनोवेशन वर्क स्टार्ट हो गया है। यूपी में 55 स्टेशन, लोकसभा की 80 सीट। राजस्थान में भी 55 स्टेशन, लोकसभा की 25 सीट। बिहार में 49 स्टेशन, लोकसभा की 40 सीट। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन, लोकसभा की 48 सीट। पश्चिम बंगाल में 37 स्टेशन, लोकसभा की 42 सीट। मध्य प्रदेश में 34 स्टेशन, लोकसभा की 29 सीट। असम में 32 स्टेशन, लोकसभा की 14 सीट। ओडिशा में 25 स्टेशन, लोकसभा की 21 सीट। पंजाब में 22 स्टेशन, लोकसभा की 13 सीट। गुजरात में 21 स्टेशन, लोकसभा की 26 सीट। तेलंगाना में 21 स्टेशन, लोकसभा की 17 सीट। झारखंड में 20 स्टेशन, लोकसभा की 14 सीट। आंध्र प्रदेश में 18 स्टेशन, लोकसभा की 25 सीट। तमिलनाडु में 18 स्टेशन, लोकसभा की 39 सीट। हरियाणा में 15 स्टेशन, लोकसभा की 10 सीट। कर्नाटक में 13 स्टेशन, लोकसभा की 28 सीट। 508 रेलवे स्टेशनों को रेनोवेट करने की शुरुआत करके मोदी एक साथ लोकसभा की 471 सीटों तक पहुंच गए। मोदी के विरोधी कह रहे हैं कि रेनोवेशन तो सामान्य बात है। मोदी ने नया क्या किया? नया है मोदी का अप्रोच।
मोदी एक साथ 471 सीटों की केयर कर रहे हैं और दुनिया को दिखा भी रहे हैं। सोचिए, सुबह सुबह मोदी टीवी पर आए, रिमोट दबाया और 471 लोकसभा सीटों से कनेक्ट हो गए। पॉलिटिक्स में रीच बढ़ाने का यह आइडिया मोदी से पहले कोई और नहीं सोच पाया। कम से कम इतना क्रेडिट तो मोदी को देना ही पड़ेगा। हमने देश के विकास को इस सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसलिए नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कहां किसका वोट बैंक है, इस सब से ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये धरती पर चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे हैं। मोदी पिछले कुछ दिनों से सांसदों से मुलाकात कर रहे थे, लंच पर सांसदों को बुला रहे थे। उन मुलाकातों का पहला इंप्लीमेंटेशन अब जाकर दिखा है। ये मोदी का माइक्रो मैनेजमेंट है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को छोड़िए, एक जमाना था कि दरभंगा, गुंटूर और लमडिंग जैसे छोटे शहरों में सांसद बस इसलिए दोबारा जीत जाते थे क्योंकि उन्होंने अपने शहर में 1 या 2 ट्रेनों का स्टॉपेज करा दिया। उस नजर से सोचिए कि 508 स्टेशनों का कायाकल्प कर देना कितना बड़ा काम है। एग्जाम्पल से समझना हो तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। गाजीपुर के दिलदार नगर रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री की अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। 2019 में बीजेपी गाजीपुर की सीट हार गई थी। बीएसपी के टिकट पर यहां से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जीते थे। अफजाल अंसारी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद अभी ये सीट खाली है। बीजेपी ने ऐसी तैयारी किसी एक रेलवे स्टेशन पर नहीं, सभी 508 स्टेशनों पर की है। जो लोग पूछते हैं कि काम से वोट मिलता है क्या, उनके लिए हम कुछ डेटा दिखा देते हैं। एयरपोर्ट मोदी ही बनवा रहे हैं, रेलवे स्टेशन मोदी ही सुधार रहे हैं, नई नई सड़कें मोदी राज में ही बन रही हैं, गांव गांव तक बिजली और गांव गांव तक ब्रॉडबैंड मोदी ही पहुंचा रहे हैं। मगर मोदी के लिए वोट दिलाने वाली सबसे बड़ी स्कीम है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मोदी की इस स्कीम को डायरेक्ट वोट ट्रांसफर से कनेक्ट किया जाता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ऑल इंडिया सर्वे में जब हमने लोगों से पूछा कि मोदी की बेनिफिशियरी स्कीम कैसी है, इसके जवाब में 46% लोगों ने कहा बढ़िया, 17% लोगों ने कहा औसत, 32% लोगों ने मोदी की वेलफेयर स्कीम को इकोनॉमी के लिए बोझ बताया और 5% लोगों ने कोई राय नहीं जताई। जब लोगों की जेब में पैसा जाता है तो सरकार के प्रति जनता का रुख चेंज हो जाता है। लेकिन फ्री वाली स्कीम तो केजरीवाल भी चला रहे हैं। राहुल गांधी ने भी हिमाचल और कर्नाटक से यही रूट पकड़ लिया। वोटर को किस पार्टी की वेलफेयर स्कीम पसंद है, इस सवाल के जवाब में 45% वोटर्स ने कहा उनको तो मोदी की वेलफेयर स्कीम ही अच्छी लगती है। 24% वोटर्स ने राहुल गांधी की वेलफेयर स्कीम को एक नंबर दिया और 7% वोटर ने केजरीवाल को सबसे पहले रखा। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ऑल इंडिया सर्वे में जब हमने लोगों से पूछा बीजेपी को वोट देने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो सबसे ज्यादा 42% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। 36% लोगों ने विचारधारा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 20% लोग संगठन के साथ गए और 2% लोगों ने कोई राय नहीं दी। हम महिलाओं के बीच भी गए। हमने देश भर की महिलाओं से पूछा कि मोदी राज में घर कैसा चल रहा है, घर चलाना अभी आसान है या मोदी से पहले आसान था। जवाब में 36% महिलाओं ने कहा मोदी राज में घर चलाना आसान है। 39% महिलाओं ने कहा कि घर चलाना पहले जैसा ही है।
सिर्फ 21% महिलाओं ने माना कि मोदी राज में घर चलाना मुश्किल हुआ है। हमने महिलाओं से एक और सवाल पूछा, क्या मोदी राज में पैसा आया? 42% महिलाओं ने कहा घर में पैसा आया है। 47% महिलाओं ने कहा सब कुछ पहले जैसा है। सिर्फ 9% महिलाएं कहती हैं कि मोदी राज में पैसे नहीं आ रहे। काम में, नाम में और दाम में नरेंद्र मोदी की सरकार का स्कोर सबसे बढ़िया है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा पर्सनल अटैक होते हैं। विपक्ष हर दिन मोदी को ही टारगेट करता है, मगर यह भी सच है कि मोदी पर होने वाला पर्सनल अटैक बैकफायर ही करता है। ऑल इंडिया सर्वे में करीब 54% वोटर मानते हैं कि पर्सनल अटैक से मोदी को नहीं, अटैक करने वाले को घाटा होता है। इसके बरक्स सिर्फ 32% वोटर मानते हैं कि पर्सनल अटैक से मोदी को कोई नुकसान होता है। विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। हिंदुत्व, मंदिर और राष्ट्रवाद मोदी के लिए दूसरा मॉडल है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बिल्कुल नया वीडियो रिलीज हुआ है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है। अब फर्स्ट फ्लोर का काम तेजी से चल रहा है। अक्टूबर से सेकंड फ्लोर का काम शुरू होगा और दिसंबर तक पूरा मंदिर तैयार हो जाएगा। अयोध्या के इसी मंदिर में 22 जनवरी 2024 को शुभ घड़ी आएगी, जब नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। राम मंदिर वाला वोट मोदी के वोट में ऐड होगा तो 24 वाली ट्रेन न्यू पार्लियामेंट स्टेशन पर धड़धड़ाती हुई पहुंचेगी। अभी हम आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां चर्चा गर्म है कि कुछ नए मुसाफिर 24 वाली ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। शरद पवार की एनसीपी में फिर से फूट पड़ सकती है। चर्चा है कि शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल ने अमित शाह से मुलाकात की और अपने समर्थक विधायकों को मुंबई बुला लिया। किसी भी पार्टी में टूट फूट के बाद नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जयंत पाटिल खास हैं। जानते हैं क्यों? जयंत पाटिल एनसीपी के वो नेता हैं जो अजित पवार की बगावत के वक्त शरद पवार के साथ रहे। जयंत पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष पद पर बिठाए रखने की जिद के कारण पार्टी टूटी। अब चर्चा है कि जयंत पाटिल खुद ही बीजेपी में जा सकते हैं और सांगली लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। विधायकी का टिकट उनके बेटे को मिल सकता है। 24 के चुनाव तक जयंत पाटिल मंत्री भी बन सकते हैं। हेडलाइन में आ जाने के बाद जयंत पाटिल मीडिया के सामने आए
गलियारे में चर्चा हुई है तो जो चर्चा करते हैं उनको जाके पूछो ना, मेरे जैसे गरीब आदमी को क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो यहाँ ही हूँ, कल भी यहाँ हूँ, आज भी है, कल भी यहाँ ही हूँ, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? मैं पवार साहब के घर कल शाम को था, रात को मेरे ही घर में मेरे पार्टी के जो सीनियर विधायक है, अनिल देशमुख साहब है, राजेश टोपे जी है, हमारे सुनील बुसारा है, रात भर 1:30 बजे तक हम अलग अलग चीज़ों की बातचीत करते रहे। बाद में सुबह में पवार साहब से जाके मिला। अब इसके बीच में और किसी को मैं नहीं मिला ना। अभी तो न्यूज़ आप ही तैयार करते हैं, तो आप ही इसका खुलासा करें। मुंबई में ही नहीं, दिल्ली में भी सियासत का मूड बदला है। मोदी विरोधी पार्टियों ने मॉनसून सत्र में अब तक काम नहीं होने दिया। पूरे सत्र में पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दिया। मणिपुर पर नियम 267 के तहत बहस कराने की मांग करते रहे। अब विपक्ष बिना शर्त बहस के लिए तैयार है। कि हम लोकसभा में तो उनका प्रबल बहुमत था, पास करा लिया, हम राज्यसभा में नहीं पारित होने देंगे, जमकर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात तो हर राज्य की है। जो इनके राज्यपाल बैठकर जैसा तमाशा कर रहे हैं वो संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक आचरण कर रहे हैं। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम कल पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो केवल इस बिल के विरोध में एक साथ है। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ये कहा हो कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, या पंजाब में बहुत बेहतरीन सरकार ये लोग दे रहे हैं, या ये लोग भ्रष्ट नहीं हैं, या इन पर जो शराब का मुकदमा चल रहा है, या वो जो जासूसी वाला मुकदमा चल रहा है, या बसों में जो हेरा फेरी है वो नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी भी, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी को या एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ये लगता है कि संघीय ढांचे पर ये प्रहार है, इसलिए वो एक मत हुए हैं। ये कोई मत नहीं, इसका ये मतलब ना समझें कि कोई आम आदमी पार्टी को कोई समर्थन मिल रहा है। 2 दिन बाद यानी 8 अगस्त से सारा फोकस लोकसभा की ओर शिफ्ट हो जाएगा। फिर 10 तारीख को मोदी बोलेंगे और सबकी बोलती बंद करेंगे। नंबर की कोई फिक्र ही नहीं, पूरा खेल नैरेटिव का है। और फिलहाल मोदी से बड़ा नैरेटिव मेकर हिंदुस्तान की सियासत में दूसरा कोई नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।